Hello everyone, welcome to Success Tree Punjab. I welcome you in today's lecture in which we are going to discuss part second of science and tech questions. In this session, we have mainly discussed the questions from science sections. As in the earlier section, we discussed some technology questions, or you can say that we focused on technology area. So in today's session, we are going to look forward to some साइंस क्वेश्चंस. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. चलिए तब तक हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 ऑफ साइंस एंड टेक क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो दिया गया है डार्क जीनोम सीन इन न्यूज़ रिसेंटली रेफर्स टू. सो डार्क जीनोम के बारे में ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डार्क जीनोम क्या है, किससे रिलेटेड है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इट सेज जीनोम विच कंटेन्स ओनली डीएनए. ठीक है. सेकेंड इज डिफेक्टिव जीनोम. थर्ड इज डीएनए फाउंड आउटसाइड आवर जीन्स. फोर्थ वन इज जीनोम विच रैपिडली म्यूटेट्स. इसके लिए आपको पता होना क्या जरूरी है, व्हाट इज जीनोम. हाँ जी, तो आपको पता होना क्या जरूरी है, जीनोम क्या होता है. ठीक है. अगर जीनोम आपको नहीं पता है तो डार्क जीनोम के बारे में भी आपने नहीं पढ़ा होगा. बेसिकली डार्क जीनोम इज रिलेटेड टू द डीएनए फाउंड आउटसाइड आवर जीन्स. ठीक है. अब ये तो रहा इस क्वेश्चन का आंसर सी. बट व्हाट इज जीनोम. हाँ जी, जीनोम क्या होता है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है. देखो, जीनोम एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको ऑर्गेनिज्म जो डीएनए में मिलते हैं या डीएनए में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है. उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं. नाउ डार्क जीनोम क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं. डार्क जीनोम इज हैज बीन रिसेंटली इवॉल्व्ड सम पोर्शंस, वेट अ मिनट, पोर्शंस कोडिंग फॉर प्रोटीन्स. ठीक है, एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स. जो उनके साथ रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, डार्क जीनोम बोल रहे हैं. तो आई थिंक कि आपको क्लियर इंफॉर्मेशन एक मिल गई होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट जीनोम जो है वो आप सभी को पता होना चाहिए. ठीक है, क्या होता है और इसका यूजेज डार्क जीनोम में कैसे किया गया, ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा. करंट अफेयर्स से रिलेटेड साइंस के क्वेश्चन हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding monoclonal antibodies seen recently in news. ठीक है, अगर आपको एंटीबॉडीज पता है तो इसका भी आपको आइडिया होगा. What are monoclonal you can say that antibodies. First statement says they are man-made protein. Second says they are produced by leukocytes. हाँ जी, बताएं क्या आपका यहां पर आंसर हो सकता है, ये आपने यहां पर बताना है. हाँ जी, बताइए भाई. देखिए, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स produced naturally by the immune system that targets a specific foreign ऑब्जेक्ट. देखो, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पार्ट है ह्यूमन सिस्टम का. कोई भी चीज़ जो फॉरेन ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी में आती है ये उससे लड़ने का काम करता है. ठीक है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है, जब आप उनको क्लोन करते हैं एक पेरेंट सेल से, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. यहीं से आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि वो क्या है, क्लोन्ड एंटीबॉडीज़ हैं. सबसे इंपॉर्टेंट, मोनो मतलब सिंगल पेरेंट सेल से. तो यहां से आपको क्लियर एक पिक्चर मिल गई होगी. नाउ दे आर मैन मेड. ठीक है, यहां पर ये क्या है, मैन मेड है, मैन मेड प्रोटीन्स. ठीक है, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट समझने वाली. ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट थी वो प्रूव हो जाती है हमारी, दैट दे आर मैन मेड प्रोटीन्स. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट्स, ये भी हमारा क्लियर आंसर है. यूनिक व्हाइट ब्लड सेल
और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, उनसे इन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो चुके हैं। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। मैनमेड प्रोटीन्स भी हैं और ल्यूकोसाइट से प्रोड्यूस भी किए जा सकते हैं। तो आई थिंक कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा व्हाट आर एंटीबॉडीज एंड व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है जी, क्या होते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्बीटैग टेक्नोलॉजी सीन रिसेंटली इन न्यूज। अब देखो एम्बीटैग टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। हाँ जी बताएं। पहला स्टेटमेंट है कोल्ड चेन मैनेजमेंट में, दूसरा है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में, तीसरा है मिसाइल डेवलपमेंट में, एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन आर यू गोइंग टू चूज। हाँ जी, एम्बीटैग टेक्नोलॉजी, हाँ जी बताएं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि एम्बीटैग टेक्नोलॉजी इंडिया की पहली डेटा लॉगर टेक्नोलॉजी है। डेटा लॉगर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे कोई भी सामान फॉरेन कंट्री से इंडिया में आ रहा है थ्रू शिप, ठीक है, कोई भी शिप के थ्रू आ रहा है, तो अगर लेट्स से कि वो 15 डेज पहले चला था, तो हमें उसका यूजेबल टाइम, क्या वो 15 डेज बाद यूज हो सकता है, कितने टाइम तक और उसे यूज किया जा सकता है, या कितने दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, यूज करने लायक नहीं रहेगा, उस टेक्नोलॉजी के लिए हमने एम्बीटैग टेक्नोलॉजी को एक डेटा लॉगर की तरह बनाया है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन कोल्ड चेन मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे वैक्सीन्स आ रही हैं, अगर हम कहें तो बहुत सारी खाने पीने की चीज़ आती हैं, वो कब तक ठीक रहेंगी, कब तक हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उस प्रोसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्बीटैग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ नहीं होता है। Ambitag is India's first indigenous temperature data logger for cold chain management। ठीक है, ये रियल टाइम एम्बियंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, जो खराब हो जाते हैं उनका रियल टाइम रिकॉर्ड करता है, वैक्सीन्स एंड इवन बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, उनका भी। तो आई गेस क्या अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नासा अनाउंस्ड मिशंस द विंची प्लस and Veritas for exploration of which of the following planets। अगर आप इन मिशंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं देन यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल। आपको एक टेबल को प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें मार्स एक्सप्लोरेशन मिशंस लिखे हों और वीनस एक्सप्लोरेशन मिशंस लिखे हों, क्योंकि इंडिया भी 2024 में शुक्रयान 1 जो है वो लॉन्च करेगा रिलेटेड टू वीनस एक्सप्लोरेशन। अब मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए भी बहुत सारे जो मिशंस हैं वो न्यूज़ में हैं, तो आपको उन्हें प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखो दीज टू मिशंस, आपको मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ। मोस्टली ये जो इस तरीके से लिखा होता है या इसमें भी वी है, ठीक है, दोनों एक से रिलेटेड होंगे क्योंकि दोनों पूछे गए हैं। तो यहां पर इससे एक शॉर्ट फॉर्म से आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं दैट इट इज रिलेटेड टू वीनस एक्सप्लोरेशंस। ठीक है, ये दोनों ही किससे रिलेटेड है, वीनस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब इन दोनों के अलग अलग एम्स हैं। ठीक है, इन दोनों मिशंस के अलग अलग एम्स हैं, तो वो समझ सकते हैं आप। चलिए एक बार देखते हैं। यहां पर द विंची प्लस का क्या है, पहले फुल फॉर्म समझ लीजिएगा। डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री and imaging, measure the planet's atmosphere to gain insight into how it formed and evolved। ठीक है, determine whether Venus ever had an ocean। ठीक है जी, ये है। वेरिटास क्या है, वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसा, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी। तो ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है उसको डिस्कवर करने की कोशिश करेगा एंड हाउ इट डेवलप्ड सो डिफरेंटली फ्रॉम अर्थ। It will use a form of radar to chart surface elevations and discover whether volcanoes and earthquakes are still happening। हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो दोनों के डिफरेंट जो है एम्स हैं, बट दोनों किसके लिए यूज होंगे, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, वीनस एक्सप्लोरेशन के लिए। हाँ जी,
क्लियर हुआ, समझ में आ गया? आई गेस कि आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे हों। लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमने एक करंट अफेयर्स का कोर्स भी लॉन्च किया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इनपुट ले लेते हैं। एक्टिव एंड फ्यूचर मिशंस फॉर मार्स एक्सप्लोरेशन। मैंने आपको ये एक पार्ट का तो दे दिया है, एक आप खुद प्रिपेयर करेंगे वीनस एक्सप्लोरेशन का। तो मार्स 2020, क्यूरियोसिटी रोवर, इनसाइट लैंडर, मेविन, मार्स रिकनसाइंस ऑर्बिटर, 2001 मार्स ओडेसी। ठीक है, तो ये मिशंस जो हैं वो किससे रिलेटेड है? मार्स एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हैं। तो आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया लगना चाहिए कि मार्स से रिलेटेड कौन से हैं और वीनस से रिलेटेड कौन से हैं। शुक्रयान 1 याद रखिएगा, इंडिया का मिशन है 2024 में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्रोजेक्ट P75I और फर्स्ट सीन ऑफ एन इन न्यूज? ठीक है, P75 फर्स्ट सीन ऑफ एन न्यूज, क्या आपने पढ़ा है ये? हाँ जी, बताएं जल्दी से। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इसरोज मिशन टू मार्स, क्या ये इसरो का मिशन है मार्स के लिए? टू डेवलप अ न्यू वेराइटी ऑफ पैडी, टू स्टडी जियोमैग्नेटिज्म, इंडिजिनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन्स। हाँ जी, बताएं, बताइए भाई। तो जैसा कि आपने देखा है कि रीसेंट टाइम में इंडिया जो है अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग जो है हमारी वो डिफेंस पर हो रही है, तो उसी से रिलेटेड ये भी है। इन दिस मिशन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इंडिजिनियसली सबमरीन्स। ठीक है, 6 सबमरीन्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाई जाएंगी। कन्वेंशनल विद स्टेट ऑफ द आर्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, और इसका जो टोटल कॉस्ट रहेगा दैट विल बी ह्यूमंगस 43,000 करोड़। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मिशन रहेगा और वन ऑफ द बिगेस्ट इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो P75I इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन्स, ये याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट, What is sea snot seen recently in news? ठीक है, sea snot क्या है? न्यू स्पीशीज ऑफ कॉरल है क्या? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, न्यू स्पीशीज ऑफ स्टारफिश। हाँ जी, बताएं क्या है ये sea snot क्या है? हाँ जी, देखिए फटाफट आंसर करना है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको यहां पर बाइफरकेट करना है, फ्रॉम विच topic we are getting questions or we are asking questions or the examiner has a tendency to ask questions. अब अगर आप देखें सी स्नॉट की बात करते हैं तो सी स्नॉट क्या होता है? न्यूट्रिएंट पोल्यूशन है। क्या है? न्यूट्रिएंट पोल्यूशन है। जब आप वेस्ट बहुत ज़्यादा एक पानी में डाल देते हैं, ठीक है, सी से तो आपको पहले ही पता चल रहा होगा, समुद्र में जो बहुत सारा वेस्ट जाता है, ठीक है, उससे जो है न्यूट्रिएंट पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से एल्गी को एक परेशानी होती है। ठीक है, वो परेशानी क्या है वो देखते हैं एक बार। देखो, सी स्नॉट्स इज अ मेरीन म्यूकिलेट दैट इज फॉर्म्ड व्हेन एल्गी आर ओवरलोडेड, किससे? विद न्यूट्रिएंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो यहां जो कंसर्न रहता है वो क्या रहता है कि इससे वाटरबॉर्न डिजीज भी हो सकती हैं। ये हमारा बड़ा कंसर्न रहता है, तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कंसर्न समझेंगे तो आपको इसका मोटिव समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंबाइंड विद द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, द न्यूट्रिएंट ओवरलोड अकर्स व्हेन एल्गी फीस्ट ऑन वार्म वेदर। ठीक है, वार्म वेदर caused by global warming। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्टली आपको यहां पर असर देखने को मिलेगा, रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, अब थ्रेट टू द मरीन इकोसिस्टम विच इज वेरी ऑब्वियस, अफेक्ट लिवलीहुड ऑफ फिशरमैन, ये तो ऑब्वियस है, कॉज एन आउटब्रेक ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज, तो ये भी है जैसा कि हमने देखा था। तो आई गेस कि ये अब क्लियर हो गया होगा आपको व्हाट इज सी स्नॉट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ एनविजन मिशन सीन रिसेंटली इन न्यूज? अगर आपने इस लेक्चर का पूरा पार्ट देखा है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ। हाँ जी, टू सर्च फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पास्ट लाइफ ऑन मार्स, मार्स से रिलेटेड है। टू स्टडी द ट्रोजा एस्टेरॉइड्स अराउंड जुपिटर,
to observe the icy moons of Jupiter, Europa, Ganymede and Callisto to study the atmosphere and surface of Venus. मैंने आपको पहले भी एक छोटा सा हिंट दिया था, ठीक है, एनविजन ESA का मिशन है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, और यहां पर ये ESA जो है किसके साथ मिलकर के कर रहा है, इसे नासा के साथ मिलकर के कर रहा है, एंड इट्स एम टू स्टडी द एटमोस्फियर एंड सरफेस ऑफ वीनस, जहां पर वी से आपको अंदाजा लगना चाहिए कि ये वीनस से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, तो उससे क्लियर हो जाना चाहिए था आपको। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी लेड मिशन है विद द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज नासा. Mission will carry a range of instruments to study the atmosphere and surface of the planet Venus and monitor trace gases in the atmosphere and analyze its surface composition. ठीक है, उसी के लिए हमारे पास क्या था, दा विंची था, अगर आपको पता हो, ठीक है जी, दा विंची प्लस, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया के लिए ये स्टेटमेंट्स पढ़ें, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। O2 से तो आप समझ गए होंगे दैट इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन। यहां तो आपको ये क्लैरिटी तो मिलने ही लगी होगी साइंस के क्वेश्चंस में। अब यहां पर पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Second, it aims to ensure adequate national level supply of zeolite. What is zeolite? हाँ जी, तो zeolite अगर पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो फैक्चुअल है एंड दैट इज ट्रू, करेक्ट है बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है प्रोजेक्ट O2। आपने देखा होगा कि कोविड की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो उसके लिए ये जो मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, ठीक है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड सेज इट एम्स टू इंश्योर एडिक्वेट नेशनल सप्लाई लेवल सप्लाई ऑफ जियोलाइट। नाउ व्हाट इज जियोलाइट? जियोलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन। तो जियोलाइट जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी है तो ऑब्वियसली अगर इसका प्रोडक्शन होगा, सप्लाई इसकी अच्छी होगी, एडिक्वेट सप्लाई होगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहेगी, एंड दैट इज द मेन मोटिव ऑफ प्रोजेक्ट O2, ठीक है जी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे ऑक्सीजन और जियोलाइट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्लियर? चलिए, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी जो PDF है विद एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर भी आपने देखा होगा, लिखा हुआ है जियोलाइट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यू शेफर्ड सीन रिसेंटली इन न्यूज? न्यू शेफर्ड क्या है? हाँ जी बताएं, व्हाट इज न्यू शेफर्ड? क्या है न्यू शेफर्ड? देखिए कई बार ये जो टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, तो आपको निमोनिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको इसे किसी फैक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, या आपको इसका एक बार पूरा बैकग्राउंड जो है वो स्टडी करना पड़ेगा ना। व्हाट इज़ न्यू शेफर्ड? न्यू शेफर्ड जो है वो साइंटिस्ट एलन शेफर्ड के नाम पर दिया गया है, ठीक है जी, एलन शेफर्ड, ठीक है। अब एलन शेफर्ड के नाम पर क्यों दिया गया है वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये रॉकेट सिस्टम है। क्या है? रॉकेट सिस्टम है, और रॉकेट सिस्टम जो पर्टिकुलरली यूज हो रहा है ब्लू ओरिजिन कंपनी के लिए। नाउ व्हाट इज ब्लू ओरिजिन कंपनी? बहुत न्यूज़ में रही है, आपको पता होना चाहिए। ब्लू ओरिजिन जो है वो जेफ बेजोस की कंपनी है स्पेस मिशंस के लिए। अगर आपको याद हो तो थोड़े टाइम पहले स्पेस टूरिज्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉट्स और जो लोग हैं जो स्पेस टूर करना चाहते हैं उनको लेकर के जाता है, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा उनका मेन मोटिव क्या था, रॉकेट्स के थ्रू, ठीक है। तो स्पेस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जी, क्लियर हुआ, समझ में आया? इट इज़ अ रॉकेट सिस्टम। क्या है? रॉकेट सिस्टम। न्यू शेफर्ड नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड, द फर्स्ट अमेरिकन टू गो टू space, is a rocket system developed by Jeff Bezos' space company Blue Origin to take astronauts and research payloads past the Kármán line. Now अब आपको ये पता होना चाहिए what is Kármán line,
ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज कैरमन लाइन क्या है? कैरमन लाइन इज इंटरनेशनली नोन बाउंड्री ऑफ स्पेस। ठीक है जी, उसके बाद जो है आपका स्पेस शुरू हो जाता है, उससे पहले हम अर्थ ही कंसिडर करते हैं, तो वो बाउंड्री है स्पेस की। क्लियर हुआ? तो कैरमन लाइन के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब ये किसके नाम पर लिखी, किसके नाम पर इसका नाम पड़ा, वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये क्या है, इट विल ऑल्सो अलाउ स्पेस टूरिस्ट टू एक्सपीरियंस माइक्रोग्रेविटी बाई टेकिंग देम 100 किलोमीटर अबव द अर्थ। ठीक है जी, तो अब आप देखिए पास द कैरमन लाइन, तो 100 किलोमीटर से ऊपर जो है वो क्या होती है, कैरमन लाइन होती है। आप ये देख लीजिएगा। ठीक है जी, और भी स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में। द कैरमन लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कैरमन लाइन। कैरमन लाइन, एन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ स्पेस, लाइज इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ठीक है जी, इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। अब आपको इनका डिस्टेंस पता होना चाहिए अर्थ से, कि कितने डिस्टेंस पर, ठीक है, जो है कौन सी लेयर है। हाँ जी बताएं, ये पता है आप सभी को या नहीं पता है? तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप ही क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस निकल करके आते हैं, वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और अगर कोई इंटरनेशनली नोन बाउंड्री ऑफ स्पेस है, ठीक है जी, या स्पेस बाउंड्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है या कहीं जिक्र हो गया है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ जी, The Kármán line is the internationally recognized boundary of space. The line is named after Theodor von Kármán, ठीक है, जो इतने टाइम तक रहे, a Hungarian American engineer and physicist who was active primarily in aeronautics and astronautics. It is an imaginary boundary 100 kilometers. ठीक है, अगर आप देखें तो 100 किलोमीटर्स में जो है दैट इज थर्मोस्फेयर, उसके ऊपर कौन सी आती है, एग्जॉस्फेयर आती है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, सॉरी, हाँ जी, तो आंसर क्या रहेगा आपका, थर्मोस्फेयर रहेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आई गेस, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, हाँ जी, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, हाइड्रोजन जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ऑप्शंस इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। क्या उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं? हाँ जी बताएं, क्या उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है? सेकंड क्या कहती है, इट हैज द पोटेंशियल टू डीकार्बनाइज वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री, एवरीवन नोज इट। ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो सेकंड तो करेक्ट है। क्या पहला जो स्टेटमेंट यहां पर प्रोवाइड किया गया है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से नहीं बनती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनती है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो ये कह रहा है फॉसिल फ्यूल्स विद कार्बन कैप्चर, ठीक है, तो ये फॉसिल फ्यूल्स से नहीं, हम इसे क्या कहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, और जो कि वो ये है नहीं। हाँ जी, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, आपका आंसर क्या बचा, बोथ सेकंड, सॉरी सेकंड ओनली। हाँ जी, क्या बचा, सेकंड ओनली। नाउ व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? अब अगर आप देख सकते हैं तो ये पूरा चार्ट आपको एक्सप्लेन कर देगा। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एन इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, distribution and storage of hydrogen and then net zero emissions। ठीक है जी, तो this is the process of green hydrogen। यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर कहीं पर भी फॉसिल फ्यूल नहीं बताया गया, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बताया गया। हाँ जी, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल। क्या है, क्लीन फ्यूल है, ये आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा।
such as hydrogen can be produced from a variety of domestic resources such as natural gas, nuclear power, biomass and renewable power like solar and wind. Hydrogen generated entirely from renewable power sources is called green hydrogen. Clear? तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है भाई? Biofuels manufactured from non-food biomass are known as second generation biofuels. क्या ऐसा है? Microorganisms like algae can be used to produce second generation biofuels. अब there are 4 generation of biofuels. ठीक है. अब उनको किस किस प्रोडक्ट से बनाया जा सकता है उसका आपको पता होना चाहिए. तो पहले हम वही देख लेते हैं एक बार. तो व्हाट इट सेज, फर्स्ट जनरेशन जो है वो फूड रिलेटेड सोर्सेज से है, सेकेंड जनरेशन नॉन फूड सोर्सेज से है, थर्ड जनरेशन एल्गी से है, फोर्थ जनरेशन इज फॉर अदर सोर्सेज केमिकल, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है जी. तो अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो. बायोफ्यूल्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नॉन फूड बायोमास आर नॉन एज सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स. ठीक है, नॉन फूड बताया था, पहला फूड था, दूसरा नॉन फूड था. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. Microorganisms like algae can be used to produce second generation, no third generation. ये तो थर्ड के लिए करेक्ट था, तो सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा. तो वन ओनली ए विल बी योर करेक्ट आंसर. हाँ जी, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है. चलिए, ये थे आज कुछ साइंस के क्वेश्चंस जो हमने देखा, समझने की कोशिश की, करने की कोशिश की. इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं. तो अगर आप अपने साइंस से टेक वाले एक पोर्शन को मजबूत करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको करंट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं उन पर ध्यान देना होगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना होगा. हम आप सभी के लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक कोर्स लेकर के आए हैं. उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी. अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.